2010 में ओला को लॉन्च किया गया था, जिसके फाउंडर थे भाविश अग्रवाल और अंकित भाली, और उनका मिशन था इंडिया के लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन इजी करना, जो इनिशियल ईयर्स में पूरा होते हुए दिख रहा था। एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, ऑल्दो दे नेवर मेड प्रॉफिट्स, लेकिन लोगों को विश्वास था इस कंपनी पर। बट आफ्टर 2019-20 एवरीथिंग चेंज। कुछ तो गलत होने लगा था इस कंपनी में, लेकिन क्या? और आज ओला को एक फेल्ड कंपनी क्यों कहा जा रहा है? इस इशू के साथ एक और बात है, जो ओला के साथ हो रहा है वो बहुत से इंडियन स्टार्टअप्स के साथ हो रहा है। इंडियन स्टार्टअप्स आर ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन, और ये मैं नहीं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दे रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आते रहती है इस चैनल पे, जो आपके नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। चलो पहले ये बता देता हूँ कि इस वीडियो को देखने से आपको क्या फायदा होगा। इस वीडियो में बात करूंगा ओला के फेलियर के रीजंस के बारे में, ओला के जैसे बाकी स्टार्टअप के साथ क्या हो रहा है, आम लोगों के इन सबसे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, और अगर आप एक बिजनेस लवर हैं तो आपको क्या सीखनी चाहिए इस केस स्टडी से। इसलिए इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट तक बने रहिएगा। आपको अगर इस वीडियो के रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाकर आप पढ़ सकते हैं। पहला चैप्टर। ये कहानी स्टार्ट होती है 2010-11 में, जब ओला को लॉन्च किया गया इंडिया में, जिसके ऐप के थ्रू आप कैब बुक कर सकते थे, वो भी बहुत चीप प्राइसेस में। ये चीज इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी, द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। 2016 के बाद ओला ने रफ्तार पकड़ना स्टार्ट किया और बहुत आगे बढ़ती गई। जस्ट लाइक द स्टार्टअप्स, ओला ने भी अपने कस्टमर्स को बहुत से बड़े बड़े ऑफर्स दिए। 6 रुपीज पर किलोमीटर में राइड्स ऑफर करी, और सबसे जरूरी, उन्होंने अपने ड्राइवर्स को बहुत इंसेंटिव्स और कमीशंस दिए। 2017-18 में ओला में ज्वाइन करने के लिए लाइन लगी हुई थी और लाखों ड्राइवर्स ने ओला को ज्वाइन किया। यहां तक तो सब कुछ सही था, लेकिन बैक एंड में कुछ तो चल रहा था। इसके बारे में बात करेंगे आगे वीडियो में। आप कहेंगे कि अच्छा, ऑफर्स देने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऑफर्स बंद कर देंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओला ने अपने ड्राइवर्स के इंसेंटिव्स एंड कमीशंस को ही कम कर दिया। अब 4-5 रुपए जो किलोमीटर गाड़ी चलती है, 18 घंटा काम करते हैं और मुश्किल से ही 200, 250, 500 रुपए आना मुश्किल हो जाता है। तो गरीब नहीं है गाड़ी लेने वाला आदमी, अब हो गया है। 15 रुपए किलोमीटर ओला उबर ले रहे हैं और हम लोगों को 5 रुपए किलोमीटर दे रहे हैं। है कि ये कमीशन की जो दर है ये भी बहुत ज़्यादा है। जब ये पैसेंजर को बांटेंगे तो शायद उसके बाद कमीशन की दर को कम कर दें। तो कितना कमीशन आप दे देते हैं डेली बेसिस पे? 25% यहाँ पर एक ड्राइवर अपने कमीशन देता है ओला और उबर जैसी कंपनियों को। लगभग 30% कमीशन ज़्यादा है सर। 30% तक, कम से कम 30% कमीशन ज़्यादा। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़का है राजू, जो एक बिजनेसमैन के यहाँ पे ड्राइवर है, जहाँ उसे मिल रहे हैं 12,000 रुपए महीने के। उसे वहाँ कोई खर्च नहीं है, रहने खाने का उसे मालिक देते ही है, और कार भी उसकी मालिक की ही है। वो मस्त अपने जिंदगी को व्यतीत कर रहा है। एक दिन उसका दोस्त आता है काजू, और बोलता है कि तू क्या कर रहा है? जब तू ड्राइवर बन के 50-60 हजार रुपए कमा सकता है तो 12,000 रुपए क्यों? राजू पूछता है कैसे? तो वो बोलता है ओला ज्वाइन कर लो। राजू ने कहा मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं। काजू कहता है कि जो तेरे पास सेविंग्स है उससे एक गाड़ी ले ले ईएमआई पे। महीने के 50-60 हजार कमाएगा, जिसमें से 10,000 रुपए ईएमआई भर देना, 10,000 में खाना रहना सब हो जाएगा, फिर भी 40,000 आराम से बचा लेगा। राजू बहुत खुश होता है और ओला ज्वाइन कर लेता है। 12-15 महीने तक सब कुछ सही चलता है। राजू अपने ईएमआई को समय से भरते रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ओला अपने इंसेंटिव्स और कमीशंस को कम करते जाती है, और राजू की कमाई 60,000 से 30,000 तक आ जाती है। जब राजू की कमाई बढ़ती है तो वो अपने खर्च बढ़ा लेता है, एक घर खरीद लेता है ईएमआई पे, और महंगे फोन्स भी ईएमआई पे खरीद लेता है। वो ये सब इस बेसिस पे करता है कि उसकी कमाई 60,000 रुपए है, लेकिन बाद में जब कमाई घटती है तो वो ये सब कुछ नहीं दे पाता। अब आप समझ गए होंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। ओला के ड्राइवर्स खुश नहीं है, इसके कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही है। आप राइड बुक करते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि आपको जाना कहाँ है। आप कहते हैं बोरीवली, उन्हें जाने का मन नहीं होता है तो वो कैंसिल कर देते हैं। आपसे पूछेंगे कि आप कैश देंगे कि ओला मनी, आप कहेंगे ओला मनी से पेमेंट करेंगे क्योंकि उसमें ऑफर्स मिलते हैं, लेकिन वो कैंसिल कर देंगे क्योंकि शायद ओला मनी वाली पेमेंट उन्हें टाइम पे नहीं मिलती है। ये सब जितनी भी चीजें मैंने कहा, उन सब के पीछे एक और कारण है, द कोविड पैंडेमिक। कोविड के बाद ओला और उबर के सारे कैब्स बंद हो चुके थे। ड्राइवर्स ने अपनी सारी सेविंग्स खो दी थी, या तो फैमिली के हॉस्पिटल बिल्स में, या तो ईएमआई भरने में। वापस से सिचुएशन नॉर्मल होने तक 30,000 से ज्यादा कैश बैंक्स ने वापस ले ली थी बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ईएमआई। अब ड्राइवर्स के पास सिर्फ एक ऑप्शन बची थी, कार लेंडर्स से कार रेंट पे लेना। बेसिकली जितना वो ईएमआई भर रहे थे उतने में ये कार मिल जाती रेंट पे, लेकिन अब अंतर ये है कि वो कार उनकी नहीं होती, इसलिए उन्हें वापस से प्राइवेट कार ड्राइव करना ज्यादा अच्छा लगने लगा, क्योंकि उतना ही वो वहां भी कमाएंगे, लेकिन बिना किचकिच के। ये तो वो प्रॉब्लम है जो हमें सामने से दिख रही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कुछ तो बैक एंड में चल रहा था। वो है एग्रेसिवनेस ऑफ द सीईओ ऑफ ओला, भाविश अग्रवाल।
ओला जब तक एक कैब कंपनी थी तब तक तो ठीक थी, लेकिन भावेश अग्रवाल ने एक गलती कर दी। उन्होंने सोचा कि ओला तो सक्सेस हो ही गई है, अब हम ओला के थ्रू और भी बिजनेसेस में एंटर करेंगे। उन्होंने फूड पांडा को एक्वायर करके ओला फूड स्टार्ट किया 1400 करोड़ रुपए लगाकर, और वो कंपनी 2 साल के अंदर बंद हो गई। ग्रोसरी डिलीवरी में कूदने के लिए इन्होंने ओला डैश स्टार्ट किया जो 1 साल के अंदर बंद हो गई। उन्होंने ओल्ड कार्स बेचने की सोची, लेकिन कस्टमर्स ने कहा बहुत महंगी बेच रहे हैं, और वो भी बंद हो गई। उन्होंने ओला मनी लॉन्च किया जिसके एडवर्टीजमेंट में हजारों करोड़ फूके, लेकिन उसे भी कोई भाव नहीं देता है। और ट्रेंड को पकड़ने के लिए उन्होंने लॉन्च किया ओला इलेक्ट्रिक, जिसके फेलियर की स्टोरी से आप वाकिफ होंगे ही। हालांकि भावेश अग्रवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ओला इलेक्ट्रिक को सक्सेस कर दिया जाए, लेकिन अब ओकिनावा, हीरो, A30, TVS जैसी कंपनीज आगे निकल रही हैं। थर्ड रीजन है वर्क कल्चर एंड लीडरशिप। ओला ग्रुप ने इतनी सारी कंपनीज खोलकर बंद की है तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉइज भी बहुत फायर किए होंगे। इसके कारण ओला के एम्प्लॉइज सेफ नहीं फील करते हैं ओला में, और ऊपर से ओला से रेगुलरली सीनियर एग्जीक्यूटिव्स रिजाइन करते रहते हैं। रिसेंटली ओला के हेड ऑफ टैलेंट एग्जीक्यूशन शिखर सूद ने रिजाइन किया है। Yet another high-profile resignation. Now, Sood was in charge of talent acquisition for the entire Ola group, and CNBC TV18 did reach out to Ola about Sood's resignation, but is yet to receive a response. Sood's resignation comes after more than 32 senior executives of Ola stepped down in the last 2 years. ओला के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कहा था कि ओला में एक्ट फास्ट थिंक लेटर वाली कल्चर चल रही है, और ये हम देख सकते हैं इतने सारे फेल्ड स्टार्टअप्स को देखकर। The fourth reason is pricing. आप अभी कहीं की भी प्राइस कंपेयर कर लीजिए ओला और उबर की, 10 से 20% की डिफरेंस आएगी। इसके कारण मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उबर प्रेफर कर रहे हैं आजकल। देखिए, ऐसा नहीं है कि ओला में जो ड्राइवर्स फेस कर रहे हैं वो उबर में ड्राइवर्स नहीं फेस कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम वहां पर भी है। बस ओला ने जो गलतियां की है एग्रेसिवनेस के कारण, वो बड़ी प्रॉब्लम बन गई। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ओला का मिशन था ट्रांसपोर्टेशन को ईजी और चीप करना, लेकिन क्या वो अभी भी चीप है? नहीं। मैं अपने फ्रेंड के केस को समझाता हूँ आपको इसे एक्सप्लेन करने के लिए। मेरा फ्रेंड अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आता था ओला बुक करके, जिसमें उसका मंथली एक्सपेंस 20,000 आ रहा था, लेकिन कोविड के बाद ये 25 से 27,000 तक बढ़ चुका था बिकॉज ऑफ सरचार्ज एंड इंक्रीज प्राइसिंग। अब अगर वो एक न्यू कार लेता है 5-6 लाख रुपए की 5 साल की EMI पर, तो उसे मैक्सिमम 15,000 रुपए महीने का EMI देना होगा, और गैस मैक्सिमम यूज होगी 3-4 हजार रुपए की, मतलब की मेंटेनेंस मिला के भी 20-22 हजार रुपए। ओला की जो मेन पर्पस थी वही ध्वस्त हो गई। इसलिए उसने एक न्यू कार ले ली, क्योंकि खर्च भी कम हो रही है और डेली के कैंसिलेशन की किचकिच भी नहीं होगी। और आप ये सोचिए कि इलेक्ट्रिक कार जब कॉमन हो जाएगी तो इसका कॉस्ट और भी कम हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, ओला को ऐसे डूबने दिया जाएगा? कमेंट्स में बताइए। ये सब तो बातें हो गई ओला के बारे में, लेकिन आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आजकल इंडिया में एक स्टार्टअप को जब फंडिंग मिलती है तब सेलिब्रेशन होती है, या फिर जब वो प्रॉफिटेबल हो जाती है तब? ऑब्वियसली जब फंडिंग मिलती है तब, और वो भी ओवर वैल्यूएशंस पे। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रायोरिटी बन चुकी है फंडिंग एंड वैल्यूएशन, नॉट द प्रॉफिट्स। रेवेन्यू है 2000 करोड़, वैल्यूएशन मिलती है 60,000 करोड़, जहां 1000-2000 करोड़ की लॉस भी है। इन सब के चक्कर में सभी ने अपने नॉर्म्स चेंज किया और लॉस मेकिंग कंपनीज को लिस्ट करने का मौका दिया स्टॉक मार्केट में। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 100 की चीज को 500 में लिस्ट किया, और हमारे भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स ने इनमें इन्वेस्ट कर दिया। बस फिर क्या, इन्हें जो फायदा उठाना था वो उठा चुके थे। धीरे धीरे एग्जिट करते गए और शेयर प्राइस नीचे जाती गई, और आज वो 500 की चीज 100 की भी नहीं है। आप जानते हैं कि मैं किन कंपनीज की बात कर रहा हूं। सब जानते हैं कि ओवर वैल्यूएशन के साथ इन्हें लिस्ट किया गया था। इस चीज से आम लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। अब आते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट में। अगर आप एक बिजनेस लवर है तो आपको क्या सीखना चाहिए इस केस स्टडी से? ओला पुरानी कंपनी हो चुकी है, इसलिए उन्हें इंसेंटिव्स कम करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये सोच के चलना होगा कि किस डिसीजन के कारण आपके बिजनेस पर क्या फर्क पड़ सकता है फ्यूचर में। जैसे ओला के केस में ड्राइवर्स को हद से ज्यादा इंसेंटिव्स देना प्रॉब्लमेटिक साबित हो रहा है। दूसरी है वैल्यू योर एम्प्लॉइज। एक कंपनी के एम्प्लॉइज ही कंपनी को चलाते हैं, इसलिए एम्प्लॉइज खुश तो आप खुश, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टाटा। तीसरी सबसे जरूरी बात, ओला अपने कैब्स के लिए जानी जाती है, जोमेटो फूड डिलीवरीज के लिए, नायका कॉस्मेटिक्स के लिए, नेटफ्लिक्स मूवीज के लिए। हर एक कंपनी अपने एक नीश में है। अब जोमेटो के पास राइडर्स है तो उन्होंने ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्ट कर दी, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो अमेज़न की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने लगे तो क्या सक्सेस हो पाएंगे? ओला के पास कैब्स थी, लेकिन वो घुस गए ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज में, फूड डिलीवरी सर्विसेज में। कोई सेंस है इस बात की? वो आ गए पुरानी गाड़ी बेचने में, वो आ गए लोन बांटने में, और फिर आ गए इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चर करने में। बिजनेस एक्सपैंड करना है तो अपने नीश में रहकर ही करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके रेफरेंसेस और टॉपिक को डिटेल में स्टडी करने के लिए मैंने स्टडी मटेरियल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो जाके आप पढ़ सकते हैं। और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए बिज शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर दिन एक वीडियो जरूर आती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।